Assalamu alaikum and a very warm welcome to everyone joining us today for the 10th episode of the Knowledge Nexus Series 2.0. I'm your host Kashif Khan and the Vice Chair of IEEE SSUTY Society, and I am back with another episode of this journey of knowledge sharing with all of you. This series is dedicated to exploring cutting edge ideas, thought provoking discussions, and impactful innovations in various fields, with the goal of expanding our intellectual horizons. Today's topic is a fascinating one, which is retrieval augmented generation, also known as RAG. With the rapid advancements in generative AI, we often come across limitations with AI models rely solely on pre trained data. RAG, however, enhances these models by incorporating real time retrieval from external sources, ensuring more accurate and up to date responses. To help us delve deeper into this topic, we have an exceptional guest with us today. It is an absolute honor to introduce our distinguished guest for today's session, Syed Manzar Ali. He is a software engineer and teaching assistant at the University of Karachi, UBIT, an AI enthusiast with a strong focus on generative AI and large language models, also known as LLMs. With extensive experience in data structures and algorithms, web automation, and backend development, he is passionate about bridging the gap between AI theory and real world applications. His work is actively explores how generative AI can be leveraged for automation and problem solving. Thank you so much, Syed Manzar Ali, for joining us today. Thank you, Kasha, for having me. Uh, Let's start with the basics. I would like you to give a little bit intro about how you entered this field and what this field is basically about. so basically ये फील्ड हमेशा ग्रो होने वाली फील्ड है। तो मैंने किया था 2 साल पहले विद बहुत ही एक्सेप्शनल लेक्चरर या एक्सेप्शनल प्रोफेसर एंड्रयू एनजी के मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन से। उसके बाद Mhm. जब से अब तक चीज़ें इतनी चेंज हो गई हैं कि ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग अब कहीं इस्तेमाल होती है, कहीं नहीं होती। बट टू कैच अप विद ऑल ऑल दैट स्टफ, अब जनरेटिव एआई आ गया है। डीप लर्निंग था पहले, अब जनरेटिव एआई का दौर चल रहा है जैसे। तो अभी लर्निंग जर्नी है मेरा, समझो, क्योंकि Hmm. लर्निंग जर्नी चलता रहता है हर वक्त। जी. Okay, now we'll move forward with your presentation, and you have the stage. You can discuss the topic and let us know. ओके, तो बेसिकली आज का विल डिस्कस अबाउट के रैक कैसे काम करता है। तो पहले तो हम देखेंगे कि एलएलएम होता क्या है, उसका क्या मकसद होता है और कैसे वो ट्रेन होता है, और उसके पीछे वर्किंग क्या होती है। पे से सही। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या लिमिटेशंस होती हैं एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल की, और रैग उनको कैसे ओवरकम करता है। उसके बाद हम थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे रैग के आर्किटेक्चर में, और रैग में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। अगर ये क्या कहते हैं स्लाइड्स स्क्रीन पे ही आ जाएं तो सही रहेगा। हाँ, सही। तो लेट्स स्टार्ट विथ एलएलएम होता क्या है। एलएलएम बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्सचुअल डेटा पे ट्रेन हुआ हुआ एक एआई मॉडल होता है, जो कि कुछ नहीं करता, बस आपकी प्रॉम्प्ट लेता है और उसका नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अभी आपको ये डायग्राम दिखाता हूँ। इसमें देखें, ये जो बॉक्स है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। कॉन्टेक्स्ट विंडो कुछ नहीं होता, बेसिकली होता है कि इनपुट, कितना बड़ा इनपुट आपको एलएलएम अलाउ कर रहा है, तो वो कॉन्टेक्स्ट विंडो का साइज होता है। और आप कॉन्टेक्स्ट विंडो में अपना इनपुट फीड करते हो, उस इनपुट की बेसिस पे एलएलएम जनरेट करता है कंप्लीशन, जो कि उस जो लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्सचुअल डेटा या फिर कॉर्पस ऑफ डेटा पे ट्रेन हुआ होता है, उसकी बेसिस पे कंप्लीशन जनरेट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, इसमें है कि आपने सवाल पूछा इससे कि व्हाट इज गैनीमीड, वेयर इज गैनीमीड लोकेटेड इन द सोलर सिस्टम। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल बेसिकली इस
सवाल की जवाब देने के बजाय अगर जवाब सही लफ्ज़ नहीं होगा, इसकी कंप्लीशन जनरेट करने की कोशिश करता है। लाइक इस सोलर सिस्टम के बाद के अल्फाज को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आपने क्या बात करनी चाहिए। तो ये फिर कंप्लीशन जनरेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं कि गैनीमीड इज अ मून ऑफ जुपिटर और ये सब कुछ, जो कि जुपिटर के ऑर्बिट में सर्कुलेट करता है। तो ऐसे बेसिकली काम करता है। टेक्स अप योर प्रॉम्प्ट इन कॉन्टेक्स्ट विंडो जो आप इनपुट करते हो, और उसकी बेसिस पे कंप्लीशन जनरेट करके देता है। तो ये बेसिक फ्लो होता है एक एलएलएम का। लिमिटेशंस पे आ जाते हैं एलएलएम की क्या क्या होती हैं। सबसे पहली, इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक्टिवली सारी बड़ी टेक कंपनीज जिनके बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो काम कर रही हैं। लाइक मेटा का लैंग्वेज मॉडल है एल लामा, और ओपन एआई का GPT-4, डीप सीक भी आया है आजकल। तो उसने भी इस अपडेटेड इंफॉर्मेशन को, इस इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स किए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, पहली लिमिटेशन है कि आपकी अपडेटेड इंफॉर्मेशन एलएलएम नहीं ला सकता कहीं से। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने 2022 में मॉडल ट्रेन किया, उसको 2023 में अगर आप यूज़ करोगे तो उसने 2022 का डेटा देखा हुआ है। तो 2023 के किसी इवेंट के बारे में आप सवाल करोगे तो वो जनरेट करेगा कि मैं 2022 के डेटा पे ट्रेन हूँ तो मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। उसके बाद आती है हलूसिनेशन। हलूसिनेशन बेसिकली लिटरल सेंसेस में क्या होता है कि जो चीज़ नहीं होती है वो दिखती है। तो एलएलएम भी कुछ इस तरीके से हेलुसिनेट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन क्योंकि उसको इतनी, उसका पर्पस है कि नेक्स्ट वर्ड जनरेट करना कंप्लीट, ये नहीं कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ला के देना। तो नेक्स्ट वर्ड जनरेट करने के चक्कर में वो हेलुसिनेट कर देता है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बता देता है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंटली बता देता है आपको रिस्पॉन्स में। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज है जो अभी तक जिसको सबसे ज़्यादा ओवरकम करता है रैग, वो है कि डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल, डिफरेंट किस्म का डेटा है जिस पे आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन हुआ है। तो आप कोई बहुत ही स्पेसिफिक सवाल पूछते हो, उससे जैसे मैं पूछता हूँ उससे कि मेरी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो ऑब्वियसली उसको नहीं पता वो, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक सवाल है और ये डेटा नहीं मिला होगा उसको ट्रेनिंग के वक्त। तो डोमेन स्पेसिफिक या फिर आपके एप्लीकेशन के स्पेसिफिक जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एलएलएम के पास नहीं होती है। उसके बाद साइटेशन भी रिसोर्सेज नहीं कर सकता है, क्योंकि आजकल जो लैंग्वेज मॉडल्स आ रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल GPT-4.0 या फिर 4.0 जो है, वो वेब सर्च इंटीग्रेट हो चुका है उसके अंदर। तो ये वाला पार्ट बड़े मॉडल्स में ओवरकम हो चुका है, ये ये जो चैलेंज है। लेकिन जो छोटे मॉडल्स हैं जो आप लोकली डिप्लॉय करोगे अपने प्रोडक्शन में, इनमें अभी भी ये मसला आता है। तो अब इसको ओवरकम करने के लिए हम फाइन ट्यून कर सकते हैं अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। लेकिन फाइन ट्यून में, लाइक फॉर एग्जांपल, आपका एआई मॉडल बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स पे ट्रेन होता है। तो उन बिलियंस ऑफ पैरामीटर को अपडेट करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज ज़रूरी होंगी। लाइक बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज, कॉस्ट ज़्यादा लगेगी उसकी वजह से, और टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो आप हर सिनेरियो पे फाइन ट्यून नहीं कर सकते ऑब्वियसली आप अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। तो इसको ओवरकम करने के लिए आता है हमारे पास रैग। रैग बेसिकली स्टैंड फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। हाँ, तो इसमें जैसे कि नाम में जाहिर है,
देयर विल बी अ रिट्रीवल पार्ट, रिट्रीवर जिसको कहेंगे, देयर विल बी अ जनरेटर जो कि रिस्पॉन्स जनरेट होगा। रिट्रीवल रिट्रीवर जो होगा वो कुछ रिट्रीव करके लाएगा ऑब्वियसली, और जनरेटर जो होगा उस रिट्रीव की हुई कॉन्टेक्स्ट भी इंफॉर्मेशन पे कुछ रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो इसके थोड़ा सा आगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने वो एग्जांपल दी थी आपको कि 2022 में ट्रेन हुआ हुआ डेटा जो है, मॉडल जो है वो 2023 के आंसर्स नहीं दे सकता। इसमें इस स्लाइड में वही दिखाया गया है। लाइक फॉर एग्जांपल 2023 के किसी इवेंट के बारे में सवाल पूछा, तो इसने बोला कि आई कैन नॉट प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं जनवरी 2022 तक के डेटा पे ट्रेन हुआ हूँ, तो मैं उसके आगे की नॉलेज नहीं रखता। तो ये बेसिकली ये चीज़ है जिसको वो कम करता है रैक। तो रैक का आर्किटेक्चर देख लेते हैं। हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल आप यूज़र हो, आपने क्वेरी डाली के व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। आपकी क्यूरी जाएगी एम्बेडिंग मॉडल में। एम्बेडिंग मॉडल बेसिकली हाँ एक वेक्टर जनरेट करके देता है, आपके टेक्स्ट टेक्स्ट का वेक्टर बना के देता है। वेक्टर एम्बेडिंग कहते हैं उसको, सही। उस क्वेरी को सर्च करेगा, उस जो वेक्टर है उसकी सिमिलैरिटी सर्च करेगा वेक्टर डेटाबेस में। वेक्टर डेटाबेस में क्या स्टोर होगा, जो आपकी एक्सटर्नल डेटा सोर्स है, जो जो कुछ भी हो सकती है, लाइक फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का डेटा, या फिर कोई पीडीएफ जिसके बारे में आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, करना चाह रहे हो, वो उसकी भी एम्बेडिंग स्टोर होंगी इस वेक्टर डेटाबेस में, सही। आपकी क्वेरी को सर्च करेगा वो वेक्टर डेटाबेस में, वहाँ से रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव करके लाएगा और उसको ऑगमेंट करेगा आपकी क्वेरी के साथ। आपकी क्वेरी और वो जो कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव हो के आया है वो फिर फीड होंगे आपके किसी एआई मॉडल में, जो कि कोई भी हो सकता है, जेमिनाई हो सकता है, जीपीटी हो सकता है, या आपका कोई लोकल मॉडल हो सकता है। और उस क्वेरी का जवाब उस कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे वो मॉडल जनरेट करके रिस्पॉन्स दे देगा आपको। तो थोड़ा सा हर कंपोनेंट को एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है। हाँ, पहले तो रिट्रीवर कंपोनेंट होता है, जैसे मैंने बताया था। वो बस कुछ नहीं होता, मतलब आपकी क्वेरी को सर्च करेगा उस डेटाबेस में और उसके रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट ढूंढ के लाएगा। और जनरेटर होता है फिर उसके बाद। जनरेटर क्या करेगा, उस क्वेरी की बेसिस पे, उस जो कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे आपकी क्वेरी जो होगी उसका आंसर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में देगा। तो ये दो पार्ट होते हैं मेन कंपोनेंट्स, रिट्रीवर कंपोनेंट और जनरेटर कंपोनेंट। उसके अलावा होता है हमारे पास रैंकर होता है। रैंकर क्या करता है, रैंकर बेसिकली जो रिट्रीवर होता है, जो रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट ला के देता है, उस कॉन्टेक्स्ट को रैंक करता है बेस्ड ऑन द रेलिवेंसी, जो कि आपकी क्वेरी से मोस्ट रेलिवेंट जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा उसकी बेसिस पे रैंक करेगा। लाइक पहला कॉन्टेक्स्ट मोस्ट रेलिवेंट है तो उसको पहला रैंक कर देगा, ऐसे ही सो ऑन, जितने भी कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव करके लाएगा उसको रेलिवेंसी की बेसिस पे रैंक कर देगा। एक्सटर्नल डेटा वही होता है जो मैंने बताया आपको कि जो भी आपके एप्लीकेशन के मुताबिक एक्सटर्नल डेटा था। इट कैन बी एनी डॉक्यूमेंट, आपका कंपनी का डेटाबेस हो सकता है, या कोई छोटा सा पीडीएफ हो सकता है, या कोई सीएसवी फाइल हो सकती है जिसके जिसके अंदर जिससे क्वेश्चन आंसर करना है आपको। ओके, तो फिर उसके बाद वेक्टर एम्बेडिंग क्या होती है। वेक्टर एम्बेडिंग में यहाँ पे देखता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल आपका टेक्स्ट है, आपका सवाल है कोई भी। लाइक फॉर एग्जांपल है, आपने पूछा था व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो कंप्यूटर जो होता है वो नंबर्स पे डील करता है, नेचुरल लैंग्वेज नहीं समझ सकता। तो एम्बेडिंग मॉडल क्या करता है, उस आपकी जो जो भी टेक्स्ट है आपका,
उसका वेक्टर जनरेट करता है, और वो वेक्टर मेंटेन रखता है, क्या कहते हैं, सिमेंटिक मीनिंग जो होती है आपकी भी टेक्स्ट की, लाइक फॉर एग्जांपल सिमेंटिक मीनिंग से मुराद मेरी के, लाइक फॉर एग्जांपल गुड और बैड दो लफ्ज हैं, तो वेक्टर स्पेस में गुड एक जगह होगा और उसकी अपोजिट जगह पे बैड होगा। तो सिमेंटिक मीनिंग जो भी होगी उन दोनों लफ्ज़ों की, वो मेंटेन रहेगी वेक्टर स्पेस में, और उसका वेक्टर जनरेट हो जाएगा। उस वेक्टर को आप स्टोर करोगे वेक्टर डेटाबेस में, या तो इन मेमोरी डेटाबेसेस भी होती हैं, लेकिन अगर आपका बड़ा कोई, क्या कहते हैं, बड़ा यूज़ केस है, तो ऑब्वियसली आपको कोई एक्सटर्नल वेक्टर डेटाबेस इनकॉर्पोरेट करवानी पड़ेगी अपनी एप्लीकेशन में। तो वो वेक्टर डेटाबेस से फिर रिट्रीवर रिट्रीव करके लाएगा, जैसे मैंने पीछे दिखाया था डायग्राम में। उसके बाद रिट्रीवर क्या करता है, रेलेवेंसी सर्च, वो मैंने पीछे बताया था वही। द नेक्स्ट स्टेप इज टू परफॉर्म रेलेवेंसी सर्च। तो रैंक उसकी बेसिस पे रैंक करता है जो भी कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव होता है, तो रैग रैंक कर आता है। फिर उसके बाद फिर जो भी कॉन्टेक्स्ट आप रिट्रीव करके लाते हो उसको, और आपकी क्वेरी को ऑगमेंट करके फीड कर देगा एलएलएम के अंदर, और फिर एलएलएम जनरेट कर देगा आपको बेस्ड ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट आपकी क्वेरी का आंसर। तो रैक की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या होती है, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट विंडो। लाइक फॉर एग्जांपल, एक मिनट, कहाँ गया कॉन्टेक्स्ट विंडो, शुरू पहली स्लाइड, हाँ ये। इस कॉन्टेक्स्ट विंडो का लिमिटेड साइज होता है, तो इसी में आपको अपने प्रॉम्प्ट डालना होगा, और उस प्रॉम्प्ट को इसी में कॉन्टेक्स्ट डालना होगा। तो अगर जितना भी बड़ा कॉन्टेक्स्ट विंडो लेकिन होगा तो लिमिटेड ना, तो लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट फीड कर सकते हो आप रैग के ज़रिए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि अभी तक ओवरकम नहीं हुआ है रैग में। तो इसकी वजह से आजकल कहते हैं कि रैग डेड हो गया। जब तो एक्टिवली, क्या कहते हैं, ऑनलाइन सर्च वाला जो मेथड है वो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन रैग आपके पर्सनल यूज़ केसेस में ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत ही जैसे कंपनी वाला मैंने एग्जांपल दिया था, हाँ, वेक्टर एम्बेडिंग हो गया, रिट्रीवर हो गया। ये वही फ्लो है जो मैंने आपको बताया था कि यूज़र क्वेरी डालता है चैट बॉट में, या फिर जो भी चैट विंडो है, वो क्वेरी फॉरवर्ड होता है रैग को, रैग आर्किटेक्ट। फिर रैग, क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट रिट्रीव करके आपकी क्वेरी को कॉन्टेक्स्ट के साथ फीड करता है एलएलएम में, और एलएलएम आपको आउटपुट शो कर देता है। तो ये सीक्वेंस होती है आपके रैग फ्लो की। और फाइन ट्यूनिंग और रैग में क्या फ़र्क है? फाइन ट्यूनिंग में जैसे मैंने बताया था कि आपको वेट्स को अपडेट करना होता है रैग उसके एलएलएम के। तो अगर आप वेट अपडेट करने लग जाओगे हर छोटे छोटे यूज़ केस के लिए, तो बहुत ज़्यादा पैसे भी लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा, और मोस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं होगा हर यूज़ केस के लिए। किसी बहुत बड़े यूज़ केस के लिए तो हो सकता है, लाइक जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा डोमेन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करवाने हो आपको, उसके लिए तो फाइन ट्यूनिंग बेटर ऑप्शन है। लेकिन जो रिट्रीवर, अगर आप रिट्रीव करके आप इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हो, तो ऑब्वियसली आप उसकी तरफ जाओगे।
बजाय इसके कि आप अपना कॉस्ट और टाइम ज़ाया करो फाइन ट्यूनिंग में। लेकिन अगर बहुत स्पेशलाइज और टेलर्ड जवाब चाहिए आपको, तो ऑब्वियसली आप फाइन ट्यूनिंग में की तरफ बेटर ऑप्शन है आपका रैक के बजाय। रैक के बेनिफिट क्या होते हैं? एक्सटर्नल नॉलेज बहुत आसानी से आप अपनी एप्लीकेशंस में, एलएलएम एप्लीकेशंस में फीड कर सकते हो। सही। आउटपुट की एक्यूरेसी और क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हो एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट से। वर्सेटाइल बना सकते हो अपने अपने क्या कहते हैं एप्लीकेशन को, मल्टीपल डेटा सोर्सेस फीड करवा के उसके अंदर। और ये सब डायनेमिक अपडेट कर सकते हो आप। लाइक फॉर एग्जांपल आप अपना डेटा सोर्स अपडेट करोगे तो वेक्टर डेटाबेस अपडेट होगा, फिर वहाँ से लाइक इट विल नॉट बी फिक्स्ड ऑन उतनी इन्फॉर्मेशन जो कि जिस पे वो ट्रेन हुआ हुआ है। तो कॉस्ट इफेक्टिव है रैक। ऑब्वियसली आप सब सब काम बिना मॉडल के पैरामीटर्स या फिर वेट्स को अपडेट किए हुए कर रहे हो। तो दिस इज येट अनदर बेनिफिट ऑफ रैक। एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं इसकी क्या क्या हो सकते हैं। आप चैटबॉट्स बना सकते हो एक्यूरेट अपने यूज़ केस के हिसाब से। लाइक फॉर एग्जांपल आप उसको एक्सटर्नल डेटा दे दो कि ये डेटा है आपके पास आपकी किसी भी यूज़ केस का। लाइक फॉर एग्जांपल लीगल यूज़ केस के लिए आप उसको लॉज दे सकते हो कि ये लॉज हैं आपके पास पाकिस्तानी, और इसकी बेसिस पे आप उसको यूज़र को या फिर कस्टमर को एंटरटेन करो। क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट पे। लाइक आप फॉर एग्जांपल नोट्स डाल सकते हो अपने इसके अंदर, और उसकी बेसिस पे आप अपने नोट्स के बारे में ही सवाल कर सकते हो उससे। कंटेंट जनरेट करवा सकते हो। हेल्थ केयर में ऐसे इस्तेमाल हो सकता है कि वही मेडिकल लिटरेचर या फिर जो मैंने लीगल लिटरेचर की एग्जांपल दी थी वो इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे मुख्तलिफ एप्लीकेशन एप्लीकेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों प्रोडक्शन लेवल पे भी और अपनी रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी। अगर इसके बारे में कोई सवाल है आपके पास तो फील फ्री टू आस्क। Okay, thank you so much, Manzar. It was a very informative presentation. And now, as we have talked about the topic, let's move on to some questions which we have from our audience. And the very first question that we have is, how does RAG compare to other methods of improving LLMs like fine tuning? फाइन ट्यूनिंग में जैसे मैंने बताया था कि आपको अपने वेट्स को अपडेट करना होता है। फुल फाइन ट्यूनिंग तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ही क्या कहते हैं कॉस्ट ले लेती है आपकी। और पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग भी होती है। लाइक फॉर Mhm. एग्जांपल आप अपने वेट्स को फ्रीज करके उसके ऊपर एक एडिशनल लेयर चढ़ा दो, लेकिन वो भी रैक की निस्बत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। तो ऑब्वियसली ये रैक मोर कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, और एक्सटर्नल रिसोर्सेज से डेटा कॉन्टेक्स्ट फीड करने का ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू फाइन ट्यूनिंग या फिर पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग वगैरह। Okay, now moving to our next question. What role does retrieval quality play in the effectiveness of a RAG based system? हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है रैग एप्लीकेशंस के लिए कि आप कॉन्टेक्स्ट जो रिट्रीव कर रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है। तो इसके लिए बेसिकली आप डिफरेंट किस्म के सिमिलैरिटी स्कोर्स मैकेनिज्म, या फिर आप कह सकते हो कोसाइन सिमिलैरिटी हो गया, जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस हो गया, उसकी बेसिस पे आप सर्च कर सकते हो क्या कहते हैं वेक्टर डेटाबेस में कि आपके क्वेरी से रेलेवेंट कौन क्या क्या कॉन्टेक्स्ट मौजूद है। लेकिन वही बात है कि ये टॉप
जो कि कॉन्टेक्स्ट हैं, लाइक फॉर एग्जांपल रैंकर जो रैंक करता है आपके कॉन्टेक्स्ट को, वो कैसे करता है, तो इट विल impact the overall generation of response. Okay, now the next question that we have from our audience is they are asking, can RAG models be used in low resource settings, or do they require high end computational power? नहीं, ऑब्वियसली के कंप्यूटेशनल पावर नहीं चाहिए होती, क्योंकि आपका डेटा जो होता है वो वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होता है। आप बेसिकली अपनी क्वेरी के लिए रिट्रीव करके ला रहे हो, आप कोई अपना कंप्यूटेशनल पावर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, लाइक। तो अब दूसरे टेक्निक्स के मुकाबले में बहुत ही कम, क्या कहते हैं, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है रैक। Okay. Lastly, the question that we have is, are there any ethical concerns or biases when using RAG in AI applications? एथिकल कंसर्न्स बेसिकली, अगर आप, क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी के मॉडल्स इस्तेमाल कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल एआई एपीआईज इस्तेमाल कर रहे हो आप, लाइक फॉर एग्जांपल चैट Hmm. जीपीटी की एपीआई इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर जेमिनाई की एपीआई इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि अपना ज़्यादा एक ज़्यादा, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंशियल डेटा आप उसको ना दो। लेकिन अगर Hmm. लोकली आप डिप्लॉय कर रहे हो मॉडल, तो उसमें कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं होते। Okay. Thank you so much, Sayed Manzar Ali, for such an enlightening session and for sharing such valuable insights on retrieval augmented generation, RAG. We truly appreciate your expertise and time. And if you have any last few words that you would like to share to our audience. अ, जैसे कि ऑब्वियसली एआई और जनरेटिव एआई बेसिकली ज़्यादा बहुत बूम हो रहा है आजकल, तो चौथी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो हो सकता है कि एआई की हो। तो आप अपने आप को Hmm. एजुकेट करो इस चीज़ में, और Hmm. अगर हो सके तो अपनी रेज्यूमे को बिल्ड करो जनरेटिव एआई के प्रोजेक्ट से, या फिर एडवांस Hmm. मशीन लर्निंग की टेक्निक इस्तेमाल करके, ताकि फ्यूचर प्रूफ बना सके अपने करियर को आप। Hmm. Thank you so much, Sayed Manzar Ali, and thank you so much to our wonderful audience for your active participation and engaging questions. Your enthusiasm drives the success of the Knowledge Nexus series. If you enjoyed today's session, be sure to follow our upcoming episodes where we continue to explore groundbreaking topics. Once again, thank you all for joining us, and we'll see you soon in the next episode of the Knowledge Nexus Series 2.0. Till then, take care, stay curious, and stay happy. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।